नमस्कार दोस्तों, फ्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो लाया था 9th क्लास का फिजिक्स पार्ट 1, जिसमें मैंने गति के बारे में डिस्कस किया था। उसी टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। तो पहले प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था गति के बारे में। गति क्या है? कोई वस्तु गति की अवस्था में तभी मानी जाती है जब उसका स्थिति में परिवर्तन हो। कोई वस्तु गति की स्थिति में तभी मानी जाती है जब उसकी स्थिति में परिवर्तन हो। इसके बाद हमने देखा था गति के SI मात्रक, कुछ डेफिनेशंस देखे थे, दूरी का, विस्थापन का, चाल का, वेग का, संवेग का, त्वरण का। इसके बाद हमने चाल वेग में अंतर देखा था। चाल और वेग में क्या अंतर है? किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। बस इतना ही अंतर है चाल और वेग में कि चाल में किसी भी दिशा में और वेग में एक निश्चित दिशा में। सदिश सदिश के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र किया था। ये आपका पाँच पॉइंट है चाल वेग का, जो कि आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, 4 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से वीडियो। दूरी और विस्थापन में अंतर। गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय किया गया मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। गतिमान वस्तु मतलब जो गति कर रही है, जो लगातार स्थान परिवर्तन कर रही है। गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूसरा, विस्थापन किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के मध्य तय की गई लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर दूरी निर्भर करता है। विस्थापन किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर विस्थापन निर्भर नहीं करता। दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे न्यूमेरिकल, नेक्स्ट है, अभी आगे है, तो ये समझ में आ जाएगा कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूरी विस्थापन के परिणाम के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। विस्थापन का परिणाम दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है। दूरी वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। ये 5-6 पॉइंट है दूरी और विस्थापन में अंतर। ये भी आपके एग्जाम्पल में लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछता है, तो ये आप 5 पॉइंट ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, देखिए एग्जाम्पल एक आ गया। ये एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है, बस हमने समझाने के लिए इसको लिया गया है। ये एग्जाम्पल सॉल्व है, आंसर भी दिया हुआ है, बट इसमें दूरी और विस्थापन को समझने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। देखिए, जैसे एक आदमी ए पॉइंट से अपना चलना स्टार्ट करता है, बी पॉइंट तक पहुंचता है, 3 मीटर की दूरी तय करता है। बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचता है, जहां उसका घर है, वो 4 मीटर दूरी तय करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उस व्यक्ति का दूरी और विस्थापन क्या होगा। ऐसे ही न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, तो देखिए इसको आराम से समझिए, एक्सप्लेन करता हूं मैं। ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक पहुंचा, 3 मीटर दूरी तय किया। बी से चलना स्टार्ट किया, सी तक पहुंचा, 4 मीटर दूरी तय किया। तो उसकी टोटल दूरी कितनी हो गई? 3 मीटर, 4 मीटर, टोटल 7 मीटर। लेकिन विस्थापन पहले पॉइंट ए पे था, बाद में पहुंचा पॉइंट सी पे। तो विस्थापन का डेफिनेशन ही है दो बिंदुओं के मध्य
न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन हमारा ए से सी के बीच में हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय लगा हुआ है, तो ए से सी के बीच की दूरी 5 मीटर। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, तो उसमें ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और कर्ण निकालने के लिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 = 25, √25 = 5, मतलब कि विस्थापन आपका 5 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। गति के प्रकार। गति के 6 प्रकार हैं: रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति, अनियमित गति, घूर्णन गति। रेखीय गति, जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है तो उस प्रकार की गति को रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखा मतलब एकदम सीधे रेखा पे, जैसे कोई एक लंबी दीवार है, उस पे आदमी धीरे धीरे चल रहा है, तो एक रेखीय गति का एग्जाम्पल हुआ। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं पृथ्वी, जो सूर्य की परिक्रमा करती है, वृत्तीय गति। दोलनी गति, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है तो उस प्रकार की गति को दोलनी गति कहते हैं। दोलनी गति, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे दोलनी करती है तो उस प्रकार की गति को दोलनी गति कहते हैं। जैसे झूला एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, उसको फोर्स देते हैं तो आगे पीछे घूमते रहता है। उसको फोर्स देना बंद कर देंगे तो वो धीरे धीरे अपने पॉइंट पे आएगा, वो तो दोलन कर रहा है, तो उसको दोलनी गति कहते हैं। आवर्त गति, वैसी गति जिसमें कोई कण किसी निश्चित अंतराल के बाद दोहराए, तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। वैसी गति जिसमें कोई कण किसी निश्चित समय अंतराल के बाद दोहरावे, तो उस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे पेंडुलम आवर्त गति का एग्जाम्पल है। वो एक निश्चित समय में ना ही उसको फोर्स देना है ना कुछ, मतलब जो भी है सिस्टम के अनुसार सेट है, प्रोग्रामिंग के अनुसार सेट है, या जो भी है। पेंडुलम, लकड़ी का भी पेंडुलम होता है जिसमें एक वेट दे दिया गया, लगा दिया गया, वो ऑटोमेटिक बिना फोर्स के वो अपने निश्चित समय अंतराल के द्वारा एक ही रास्ते को बार बार दोहराते रहेगा। पेंडुलम हो गया आवर्त गति का एग्जाम्पल। अनियमित गति, जब कोई वस्तु अपनी गति की दिशा में अनियमित रूप से परिवर्तित करती रहती है, जब कोई वस्तु अपनी गति की दिशा अनियमित रूप से परिवर्तित करती रहती है तो उस प्रकार की गति को अनियमित गति कहते हैं। जैसे सांप का चलना अनियमित गति का एग्जाम्पल है। सांप को आप देखे होंगे, वो चलता है तो कभी मतलब बहुत रफ्तार से एकदम गति करेगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कभी कभी उसको टच करने पे भी लगता है कि आप ही की तरह आ रहा है, तो वो अनियमित गति का होता है। घूर्णन गति, ऐसी गति जिसमें कोई कण किसी बिंदु के चारों ओर बिना स्थान परिवर्तन किए घूमता हो, उस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। तो आपके 9th क्लास के सिलेबस में एक रेखीय गति मतलब सरल रेखीय गति और असमान गति के बारे में पढ़ना है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। मैंने पूरा गति का जो भी प्रकार था सब ले लिया है ताकि सबके लिए यूजफुल हो। बेसिकली 9th क्लास के लिए देखते हैं सरल रेखीय गति जो एक सरल रेखा पे गति करता हो, जो सीधी रेखा पे गति करता हो, वक्र, उसको एक रेखीय गति भी कहते हैं, सरल रेखीय गति भी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ओ बिंदु से चलना स्टार्ट किया, सी तक पहुंचा, फिर उसके आगे बी तक गया, फिर उसके आगे ए तक गया, तो वो एक समान रेखा पे गति कर रहा है। तो उसकी टोटल दूरी कितनी हो गई? तय की गई दूरी, पहले ए से सी गया, सी से बी गया,
बी से ए गया, मतलब टोटल 60 किलोमीटर की दूरी हुई। यदि वो वापस आता है ए से बी तक तो उसकी दूरी बढ़ जाएगी, 65 तक 25 बढ़ जाएगी, मतलब 60 प्लस 25 85 किलोमीटर। यदि वहीं पे इसका विस्थापन पूछ दिया जाए कि बी पॉइंट पे उसका विस्थापन क्या है, तो ए से बी की दूरी। यदि सी पॉइंट पे उसका विस्थापन पूछ दिया जाए तो ए से सी की दूरी। यदि ए पॉइंट से उसका विस्थापन पूछ दिया जाए तो ओ से ए की दूरी, उसका विस्थापन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे दिखाया गया कि दो भौतिक राशियां, दो भिन्न भौतिक राशियां, दूरी और विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने तथा दिए गए समय में वस्तु का प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। एक साइकिल सवार दिए गए चौराहे पथ पर बिंदु ए से चलकर बिंदु सी बी तथा सी होते हुए डी तक पहुंचता है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक साइकिल सवार दिए गए चौराहे पथ पर, दिया गया चौराहा पथ है, मतलब चतुर्भुज आकार का पथ है, जो बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है, बी तक पहुंचता है, बी से सी तक पहुंचता है और डी तक लास्ट में जाकर स्टॉप कर जाता है, डी तक पहुंचता है। ए से चलना स्टार्ट करता है तो उस साइकिल सवार का दूरी बताएं और विस्थापन बताएं। तो बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक गया, सी तक गया, डी तक गया, उसकी टोटल दूरी ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी 50 50 100 60 160। तो वही विस्थापन, तो विस्थापन दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी ए डी के बीच में जितनी दूरी है विस्थापन हो गया उसका। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने पीछे भी लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक व्यक्ति ए बिंदु से चलकर पूरब की ओर सीधी रेखा में 3 मीटर चलता है तथा पुनः बी से उत्तर दिशा में सीधे 4 मीटर चलकर रुक जाता है जहां उसका घर है, जो कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में लिया था। तो उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताएं। ए से चलना स्टार्ट किया, बी होते हुए सी तक गया, तो 3 मीटर यहाँ दूरी तय किया, 4 मीटर यहाँ दूरी तय किया, टोटल उसकी दूरी 7 मीटर हो गई, वो घर पहुंच गया अपने। लेकिन उसका विस्थापन ए से सी तक मापा जाएगा। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ए से सी के बीच उसका विस्थापन पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो वही आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 5 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु को एक समान गति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कार 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है, पुनः वह 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है, फिर वह तीसरी बार भी 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है, अर्थात वो 10 मिनट में 1 किलोमीटर ही दूरी तय करती है, तो उसकी गति एक समान है। तो यदि मानते हैं तो वो 1 घंटे में आपको 60 किलोमीटर दूरी तय करेगी, 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करेगी, वो एक समान गति से चल रही है। तो इसी को एक समय अंतराल में, कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो एक समय अंतराल में 60 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो उसको एक समान गति कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है, घड़ी के मिनट वाली सुई प्रत्येक 1 घंटे में 1 चक्कर पूरी करती है, वही घड़ी के घंटे वाली सुई प्रत्येक 12 घंटे में 1 चक्कर पूरी करती है। यहाँ चूंकि घड़ी का चूंकि घड़ी की सुई समान समय अंतराल से एक समान दूरी तय कर रही है,
अतः घड़ी की सुई की गति एक समान गति का एग्जाम्पल माना जाता है। दूसरा है असमान गति। असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई वस्तु एक समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो वह गति असमान गति कहा जाता है। यदि एग्जाम्पल ऐसे ही समझते हैं तो यदि कोई कार पहले एक मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करती है, पुनः वह 10 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है, पुनः वह नेक्स्ट 10 मिनट में 15 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसकी असमान गति हो गई। उसकी टोटल गति निकालने के लिए, टोटल उसकी चाल निकालने के लिए तीनों दूरी को ऐड करेंगे, तीनों टाइम को ऐड करेंगे, और दूरी डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, तब उसकी प्रॉपर चाल निर्भर करेगी, तो वो असमान चाल में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, एक कार एक भीड़ वाले सड़क पर एक निश्चित समय अंतराल में कम दूरी तय करती है, जबकि वही कार उसी समय अंतराल में बिना भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज्यादा दूरी तय करती है। इस प्रकार इस स्थिति में कार की गति असमान गति कहलाती है। एक मक्खी का उड़ना असमान गति का उदाहरण है, क्योंकि मक्खी समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। जैसे आप मक्खी का उड़ना देखते होंगे, कभी कभी धीरे उड़ेगी, कभी कभी अचानक से भ्रूम करके उड़ जाएगी, तो वो असमान गति का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। गति का मापन। गति को कैसे मापते हैं? गति को मापने के लिए उसके चाल निकालना, चाल से पता चलेगा कि उसकी कितनी गति है। गति की दर चाल कहलाती है। इकाई समय में तय की गई दूरी को गति की दर तथा चाल कहते हैं। अतः दिए गए समय से उपयुक्त समय में तय की गई दूरी को भाग करके चाल ज्ञात किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपको चाल निकालने के लिए। किसी गाड़ी की चाल कभी एग्जाम में पूछ देगा, न्यूमेरिकल दे देगा कि किसी व्यक्ति की चाल निकालिए या किसी ट्रेन का चाल निकालिए, या वो न्यूमेरिकल हम आगे देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको हम लोग डोनेट करते हैं एम प्रति सेकेंड। ये स्लैश प्रति का सिंबल है। इसको मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। औसत चाल। यह अवश्य नहीं कि वस्तु एक समान गति से चलती हो, क्योंकि प्रायोगिक रूप से अधिकांशतः वस्तुएं गति असमान होती है। अब औसत चाल क्यों निकाला जाता है, औसत चाल किस लिए निकाला जाता है, ये समझना जरूरी है। हमने अभी पढ़ा एक समान गति और असमान गति। जैसे 1 मिनट में कोई कार 1 किलोमीटर चलती है, दूसरे 1 मिनट में भी 1 किलोमीटर चलती है, तीसरे 1 किलोमीटर में भी 1 किलोमीटर चलती है, तो समान गति से चल रही है। उसकी गति निकालने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी चाल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, मतलब ये निश्चित नहीं है कि हर कार, हर गाड़ी, हर चीज हर एक निश्चित गति से ही चले। जैसा मैंने असमान गति का एग्जांपल दिया था कि भीड़ भाड़ इलाके में सेम टाइम में उस कार का चाल कुछ और होता है, फिर वो जब भीड़ भाड़ के इलाके से बाहर निकलती है तो उसी टाइम में उसकी चाल कुछ और होती है। इसलिए हमको औसत चाल निकालना जरूरी होता है। औसत चाल पे भी आपको न्यूमेरिकल पूछता है।
तो औसत चाल का दूसरा फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। औसत चाल निकालने के लिए तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल को v से नोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है v इक्वल टू एस बाई टी, टोटल समय बटा टोटल टाइम। v इक्वल टू चाल, एस इक्वल टू दूरी, टी इक्वल टू समय। एग्जाम्पल में देखते हैं, ये स्पीड का चाल का एग्जाम्पल है। एक कार 5 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करती है। 5 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करती है, तो कार की चाल बताएं। जब भी आप निकालेंगे यूनिक निकालेंगे, 1 घंटे में या 1 मिनट में चाल। जबकि मैंने वो स्पीड का वो पढ़ा था पीछे वाला प्रीवियस चाल में, कि किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में, इसलिए हमको जब भी निकालना है एकांक समय का निकालना है। यहाँ पे आते हैं, टोटल दूरी है 200 मीटर। 5 सेकंड में एक कार 200 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल बताएं। तो दूरी हो गया हमारा 200 मीटर, टाइम हो गया 5 सेकंड, तो चाल इक्वल टू बात। तो चाल का फॉर्मूला है दूरी बटा समय, 200 बटा 5 डिवाइडेड बाई 4 मीटर प्रति सेकंड। हो गया आंसर इसका। चाल बराबर दूरी बटा समय। ये तो एकदम सिंपल था, आगे और भी थोड़ा सा लेंगे डिफिकल्ट ताकि आपको समझ में आए। पहले सिंपल ही चीज़ें को समझना बहुत जरूरी है, इसके बाद ही डिफिकल्ट चीज़ों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट दूसरा है, एक बस इलाहाबाद से बनारस 3 घंटे में पहुंचती है। यदि इलाहाबाद से बनारस की दूरी 150 किलोमीटर है, तो बस की चाल क्या है। अब देखिए 2 पॉइंट, इलाहाबाद और बनारस के बीच की दूरी हमारी कितनी है, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर टोटल दूरी हो गई। वो 3 घंटे में पहुंचती है, तो 3 घंटा उसका समय हो गया। चाल का फॉर्मूला है दूरी बटा समय। दूरी आपका 150, समय आपका 3 घंटा। हाँ, ये किलोमीटर है, ये घंटा है, इसलिए हमको चेंज नहीं करना है। यदि ये मिनट में रहता तो आपको इसको किलोमीटर को मीटर में लाना पड़ता, जैसे मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति आवर। तो ये दोनों यूनिट उसी पे मैच करें, इसलिए आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका हम एग्जांपल लेंगे एक, जो किलोमीटर में दूरी तय कर रहा है सेकंड में, उसको कन्वर्ट करके कैसे बनाते हैं उसको मैं भी बताऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि एक रेलगाड़ी 150 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तथा अगले 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है। देखिए औसत चाल पे आ गया न्यूमेरिकल, कि पहले 4 घंटे में वो 150 किलोमीटर चलता है, दूसरे 5 घंटे में वो 300 किलोमीटर चलता है। तो औसत चाल निकालने के लिए टोटल समय बटा टोटल दूरी बटा टोटल समय। तो टोटल दूरी पहले निकाल लेंगे, कुल दूरी 150 300 450, टोटल टाइम 4 घंटा प्लस 5 घंटा 9 घंटा। अब औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी मतलब 450 किलोमीटर डिवाइडेड बाई कुल समय, 4 घंटा प्लस 5 घंटा 9 घंटा 9 आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। उस रेलगाड़ी की चाल है 50 किलोमीटर पर आवर, सॉरी। नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, कुछ नेट प्रॉब्लम की इशू से नेक्स्ट स्लाइड नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट आपको और थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का न्यूमेरिकल लाएंगे और आगे का टॉपिक जल्दी ही कवर करेंगे। हमको मतलब दूसरा वीडियो है मेरा, तीसरे चौथे वीडियो में मोशन को हम ख़त्म कर लेंगे। उसके साथ ही एक फाइनल वीडियो बनाएंगे मोशन पे, जिस पे हमारा सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, मोशन से रिलेटेड सारा
फॉर्मूला रहेगा मोशन से रिलेटेड, और वैसे वैसे भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट दिलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।